वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स के दोनों इक्वेशन, नोट्स भी आपको भेजे थे और नोट्स जो भेजे थे उसमें आप लिख लीजिए कैलकुलस मेथड नहीं है इस बार, क्योंकि कैलकुलस मेथड पे एमसीक्यू बनता है, इसलिए कैलकुलस मेथड आपको मैंने भेज दिया है। अब कैलकुलस मेथड पे कैसे एमसीक्यू बनेगा, कितना एमसीक्यू बनेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आज का पहला टॉपिक लिखिए आप लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी देखिए, ये हेडिंग है। ये देखिए बैक कैमरा चालू हो गया। ये दिस इज योर दिस इज योर मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसमें देखिए तीन इक्वेशन थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हैं या डाउनवर्ड फेंकते हैं और वो केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी के इन्फ्लुएंस में मोशन करे, तो उसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखिए, व्हेनेवर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट whenever motion of the object in upward direction or downward direction, whenever motion of the object in upward direction or downward direction is influenced by, influence का मतलब होता है प्रभावित होना, is influenced by acceleration due to gravity, is influenced by acceleration due to gravity only, then this motion is called as motion under gravity. Then this motion is called as motion under gravity. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती की सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में या ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकें और ये मोशन सिर्फ स्मॉल जी से कंट्रोल हो, तो इस मोशन को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। तो जो डेफिनेशन लिखवाई है उसे अभी बच्चे का नाम ले रहे हैं। प्रियांशी आप पढ़िए जरा, जो डेफिनेशन हमने लिखवाई सिर्फ वही पढ़िएगा। Whenever motion of the object in upward directions or downward directions is influenced by acceleration due to gravity, only then this motion is called as motion under gravity. देखिए अगर अपवर्ड मोशन है आपका तो ये तीनों इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान समझिएगा। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अपवर्ड मोशन है तो a को रिप्लेस करेंगे माइनस जी से और s को रिप्लेस करेंगे h, यानी जब आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए माइनस जी फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये तीनों इक्वेशन हो जाएंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरा हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस माइनस होगा ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। आपने मोशन अंडर ग्रेविटी तो इक्वेशन निकाले हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से,
इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। मोशन अंडर ग्रेविटी में आपके पास दो कंडीशन होती हैं, अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन में a को रिप्लेस करेंगे माइनस जी से और s को रिप्लेस करेंगे h से, तो 3 इक्वेशन बनेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसी तरह अपवर्ड मोशन के लिए a रिप्लेस होगा g से और s रिप्लेस होगा h से, तो ये तीनों इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा ये देखिए गलती हो गई, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये 3 इक्वेशन अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन के लिए है। जब आप अपने घर की छत से या मीनार से धरती की सरफेस की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो ये a को हम g से डिनोट करेंगे, s को h से डिनोट करेंगे और तीनों इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये सिर्फ नोट का डिस्कशन चल रहा है। अगर आपसे कोई पूछे फ्री फॉल मतलब इसका मतलब होता है u इक्वल टू 0। फ्री फॉल मतलब कोई छत से आपने कोई चीज जस्ट मतलब छोड़ दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तब ये 3 इक्वेशन हो जाएंगे, v इक्वल टू जी टी पहला, दूसरा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो ये फ्री फॉल की कंडीशन है, v इक्वल टू जी टी, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्योंकि फ्री फॉल का मतलब होता है छोड़ देना, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये आज आपने 9 इक्वेशन पढ़े लगभग, अपवर्ड मोशन के 3, डाउनवर्ड मोशन के लिए 3 और फ्री फॉल के लिए 3। ये तीनों इक्वेशन जो हैं ये आपके मोशन अंडर ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से ही बनाए गए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इन तीनों चीजों में पूछिए प्लीज। जितने भी बालिकाएं जुड़ी हुई हैं इस क्लास में उनको अगर मोशन अंडर ग्रेविटी नामक टॉपिक में कोई दिक्कत हो पूछे, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन और हाँ साक्षी सर प्रियांशी। हाँ प्रियांशी बोलिए। सर मोशन अंडर ग्रेविटी फिर से रिपीट कर दीजिए। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ये होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती से खड़े होकर ऊपर की ओर फेंको परपेंडिकुलर, जैसे कोई बॉल, जैसे मेरा हाथ देख रहे हो, जैसे ये दिखा रहा हूँ, ये देखा आपने, ये इस ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हो ना, तो ये अपवर्ड है और इसे ऊपर से छोड़ रहे हैं, देखो ये देखिए ये डाउनवर्ड मोशन है। तो यही आपका मोशन अंडर ग्रेविटी है कि जब भी कोई मोशन या तो धरती की सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में या कुछ ऊंचाई से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो और सिर्फ स्मॉल जी का इफेक्ट हो, यानी उसको उस पर और कोई फोर्स ना हो, वो जो भी मोशन करे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करे, वो तब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। इसी में ही एक स्पेशल केस आता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे मतलब ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है ये इस तरह से और ये ऐसे छोड़ दे रहे हैं, देखिए सबको दिखाई पड़ रहा होगा, वीडियो क्लियर है आज, तो ये छोड़ दे रहे हैं, ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल में u 0 हो जाता है। समझ में आया प्रियांशी? यस सर। और इसके 3 इक्वेशन हैं अपवर्ड मोशन के। अपवर्ड मोशन में माइनस है क्योंकि जी आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ये v इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरा है h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर
-2gh। डाउनवर्ड मोशन में a की वैल्यू +g हो जाती है, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस जी टी, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और अगर हमें फ्री फॉल कराना है तो u इक्वल टू 0, यानी तब u इक्वल टू 0 पे v बराबर जी टी, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर 2gh। MCQ में न्यूमेरिकल भी आएंगे, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको चैप्टर 2 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भेजे थे, आपने किए होंगे, जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लें और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लें। हाँ, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जितना आज डिस्कशन हुआ है या पीछे के में कोई टॉपिक हो जो बार बार आपको परेशान कर रहा हो तो यू कैन आस्क, कोई भी, जितनी बालिकाएं आज जुड़ी हुई हैं पूछ सकती हैं, और जो नहीं जुड़ी हुई है उनके लिए कोई हल ही नहीं है। वो तो कल सीबीएसई बोर्ड ने भी कह दिया अब ऑनलाइन सिस्टम चलता रहेगा, स्कूल खुलेगा तो भी ऑनलाइन चलेगा, नई शिक्षा नीति यही है। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखिए कि समझ में आ गया, यस सर लिखिए, जिनको नहीं समझ में आया वो लिखे नो सर। चैट बॉक्स चालू करिए, चैट बॉक्स मेरी ओर से एबल है, डिसेबल नहीं है। आप लिखते रहिए, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। तो दूसरी बात एक और है जो आपसे करनी है कि ये अटेंडेंस को लेके आप लोग बड़े परेशान ना हुआ करिए, अटेंडेंस कोई मैटर नहीं है। आप जब 9:30 बजे ग्रुप ओपन हो, अभी कुछ बच्चों को पता नहीं ए में है कि बी में है, ये 2 अगस्त को आपको बता दिया जाएगा ए में है कि बी में है। अब ए में हो चाहे बी में हो इससे मतलब नहीं, पढ़ाने वाले सारे टीचर यही हैं। 11th ए का क्लास टीचर मैं हूँ, तो 11th बी में मुझे फिजिक्स पढ़ानी है, 11th बी के क्लास टीचर अविनाश जी हैं तो उन्हें ए में केमिस्ट्री पढ़ानी है। सारे टीचर सब वही हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी सहेलियां जहाँ हो ठीक है, जहाँ आपका अच्छा लगे वहाँ जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। ए में दोनों बच्चे रहते हैं, ए में मैथ नहीं रहता, सिर्फ ए में मैथ और बायो दोनों रहते हैं, बी में सिर्फ बायो रहते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो, लेकिन पढ़िए खूब मेहनत से। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ मेथड। ग्राफ क्या होता है? देखिए, ग्राफ हमेशा आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ जाते हैं। ग्राफ क्या है? 2 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है। जैसे यहाँ क्या क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम को आप ले सकते हैं, वेलोसिटी और टाइम को ले सकते हैं। तो इस तरह के इनके बीच में जो रिलेशन है इसका ग्राफ बना दिया जाए तो वो कहलाता है आपका ग्राफ। अब अगली हेडिंग लिखिए, काइनेमेटिक्स बाय ग्राफिकल मेथड। काइनेमेटिक्स बाय ग्राफिकल मेथड। और पहला लिखिए पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ। लिखिए, इन पोजीशन टाइम ग्राफ, in position time graph, time is plotted on x-axis. Time is plotted on x-axis and position is plotted on y-axis. Position is plotted on y-axis. मतलब ये है कि जो आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हो उसमें टाइम को x पोजीशन को y एक्सिस पे बनाते हो। सर पोजीशन टाइम ग्राफ फिर से रिपीट नहीं आ रहा है। हाँ बताइए, जरा जल्द धीरे धीरे बोलिए ना, इतना जल्दी बोलने के फिर से बोलने कौन पूछ रहा था? पोजीशन टाइम रिपीट का। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ फिर से बता रहे हैं, सुनिए। ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है? ये काइनेमेटिक्स को पढ़ने का ग्राफिकल मेथड है।
जैसे ग्राफ से फोटो दिखाई जाएगी तो जल्दी याद होगी। इस तरह से food ही है। Sir, your voice is not clear. Your voice is not clear. थोड़ा इधर उधर मेरी voice क्या नहीं है वो यहाँ पे आज भी है आपके भी network Sir, voice is not clear. Sir, voice is clear. अच्छा उतने टाइम के लिए ठीक है। अब तो मुझे लग रहा है कि डैमेज हो रहा है नेटवर्क भी यहाँ का। हाँ तो वेट करें थोड़ा सा, 1-2 मिनट हम भी रुक जा रहे हैं। सर डिफिनीशन तो रिपीट कर दीजिएगा। 1 मिनट, वो तो नोट्स में भेजा ही है ना, उससे लिखिए, आप समझिए इसमें है क्या। ये जो लाइव क्लास चलती है ये थ्योरी लिखवाने के लिए नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए, इसीलिए नोट्स मैंने आपको पहले भेज दिया था। इसमें ये है कि इसमें यह है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या है, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और पोजीशन मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है कहाँ उसे वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। इन पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड पोजीशन इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। अब ये हो सकता है, देखिए पोजीशन आपकी फिक्स रहे, जैसे समय तो बीते, आप घर में बैठे हैं अपने आराम से बैठे हुए हैं घर में, तो आपका घर स्कूल से कुछ दूरी पर है, मान लीजिए 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आप 9 बजे भी वहीं हैं अपने घर में, 10 बजे भी वहीं हैं, 11 बजे भी वहीं हैं, 12, यानी आपकी जो पोजीशन है वो नहीं चेंज हो रही है। तो वो इस ग्राफ से बनेगी, देखिए सीधे। ये देखिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये x0 ये आपके घर की डिस्टेंस है, ये 5 किलोमीटर है, इधर टाइम है, कोई भी टाइम आप नाप सकते हैं, सुबह 5 बजे से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितना भी बजेगा आपकी पोजीशन आपके घर पे ही रहेगी, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन आती है। मतलब अगर ये अब न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल कैसे बनेगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है तो क्या मतलब है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो उसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। तो पहला ऑप्शन हो सकता है ऑब्जेक्ट इज मोशन, दूसरा हो सकता है ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा हो सकता है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, चौथा है ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तमाम तो चारों ऑप्शन में आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लिखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एमसीक्यू में चारों ऑप्शन ही गलत हैं, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एमसीक्यू में चारों क्वेश्चन गलत दे दिए जाएं या आपको लगे कि चारों गलत है, तो आप इस तरह से जो आपको बेस्ट पॉसिबल लगे, जो सबसे करीबी लगे आपको, वही आप कर दीजिए। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है रेस्ट स्टेट के लिए। पोजीशन देखिए वाई एक्सिस पे प्लॉट है, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट है। ये दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि हर घंटे में बराबर दूरी तय हो रही है। मान लीजिए पहले घंटे में दूरी भी मतलब डिस्टेंस भी कह लीजिए, डिस्प्लेसमेंट भी कह लीजिए, पहले घंटे में 4 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 4 किलोमीटर, तो ये इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। देख लीजिए सारा ग्राफ, ये एस.एल. अरोड़ा की बुक में है, वही बुक है इस समय लाइब्रेरी में, उसी से ये पोजीशन यहाँ भी एक्स एक्सिस पे, ये पोजीशन यहाँ भी ये वाई एक्सिस पे पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। T1 पर पोजीशन x1 है, T2 पर पोजीशन जो है देखिए ये x2 है। अब ये देखिए ये इन्होंने यहाँ से थीटा निकाला, तो tan थीटा ये बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर मतलब QR, बेस मतलब PR, ये कितना हुआ x2 माइनस x1
और ये T2 माइनस T1। तो x2 माइनस x1 देखिए, मैं फिर आपको फिगर पे लिख के दिखा रहा हूँ, जो आपने फिगर में पढ़ा tan थीटा, ये आया x2 माइनस x1 और ये आया T2 माइनस T1। ये मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s और चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम क्या हुआ, वेलोसिटी। तो ये जो है देखिए, फिर से ये पोजीशन ग्राफ की आपके सामने आ गई है। ये ए बी जो है ग्राफ है, शुरुआती इसका डिस्प्लेसमेंट x0 है, t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x1 है, t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट x2 है। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो tan थीटा निकाला आपने, tan थीटा आपने मैथ में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 ये देखिए कॉपी में लिखा गया है, ये डेल्टा s, या आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसे लिख दे रहे हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। और किसी भी लाइन का जो tan थीटा होता है उसे बोला जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। लेकिन ये कंडीशन है, लाइन मस्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, और इसे स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, यानी m बराबर tan थीटा। तो फिर से यही ग्राफ दिखा रहे हैं बच्चों, ये y एक्सिस पे पोजीशन है, x एक्सिस पे टाइम है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। t1 पर देखिए डिस्प्ले पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट x1 है, t2 पर पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट x2 है। आप tan थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अभी यहाँ देखिए कॉपी पे यही चीज़ लिखी हुई है, tan थीटा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हो गया डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये हो गया वेलोसिटी। तो स्लो इसे बोलते हैं tan थीटा को स्लोप। और स्लोप के लिए ज़रूरी है कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती उसके लिए स्लोप क्या होगा, तो उसके लिए स्लोप 0 होगा। तो स्लोप उन्हीं लाइनों का निकाला जाता है जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं। जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उनके लिए स्लोप 0 माना जाएगा। स्लोप को m से है, m होता है tan थीटा। यानी एक क्वेश्चन क्या बना यहाँ कि स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, बल्कि इसको लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, स्लोप ऑफ द, लिखिए सब लोग कॉपी में, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, slope of the position time graph for uniform motion is velocity। फिर से, slope of the position time graph for uniform motion is velocity। सबके लिए वेलोसिटी होता है। अब तीसरा जो इसकी वैरायटी है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि पहले घंटे में 4 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 8 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 16 किलोमीटर, यानी लगातार एक्सेलरेटेड मोशन होता चला जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये देखिए, ये भी ग्राफ से समझिए, ये जो आपको ग्राफ दिखाई पड़ रहा है और मैंने बड़ा कर दिया, ये देखिए, ये एक कर्व करती हुई लाइन मिलेगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। वाई एक्सिस पे पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। इसका कोई स्लोप नहीं होता क्योंकि ये कर्व है, और जब कोई स्लोप नहीं होता तो इससे वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी।
वेलोसिटी जब भी मिलेगी बढ़ती मिलेगी। तो ये नॉन यूनि, तो तीन तरह के हैं, जब रेस्ट हो तो स्ट्रेट लाइन, जब यूनिफॉर्म मोशन हो तो तिरछी लाइन ऊपर की ओर जाते हुए, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो कर्व। इस तरह से ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। और इसका स्लोप होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, नोट कर लीजिए, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज वेलोसिटी। चलिए, अब जिन बालिकाओं को कोई अगर टॉपिक हो, कोई डाउट हो, तो वो 2 मिनट का समय लीजिए और पूछ सकते हैं, क्योंकि 11:20 पे आपकी अगली क्लास भी है। प्लीज प्रोसीड। थोड़ा सा जल्दी करें बेटा, क्योंकि हाँ चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ। सुप्रिया चौधरी, आया समझ में? सौम्या मिश्रा, माइक ऑन करके बताइए, कुछ समझ में आया कि ऐसे ही माइक? सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। आ रहा है। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, देखें क्या लिखा है। हाँ, सुप्रिया ने लिखा है, सर बहुत अच्छे। ये जो नई बच्चियों से पूछ लेता हूँ मैं, नई बच्चियाँ में ग्रुप में। इशिता मिश्रा, ये आपकी पहली ऑनलाइन क्लास है कि दूसरी? माइक ऑन करिए पहले प्लीज। ऑन योर माइक। इट इज योर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास? Sir, it is my first class. Sir, it is my first class. तो समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। मानसी मिश्रा, कुछ समझ में आ रहा है आपको? Yes sir. यस सर। क्या है आज का टॉपिक? अभी क्या पढ़ाया मैंने? Sir, सर kinematics by graphical काइनेमैटिक्स बाय method. ग्राफिकल मेथड। चलिए गुड, अच्छी बात। माइक ऑफ कर लीजिए। तो ये दूसरी सौम्या मिश्रा, आप बेटा कहाँ, आप पहली बार आ रही क्या क्लास में आज? देखिए, आज अंतिम दिन है महीने का, कल से नया महीना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट वाला महीना आ जाएगा। अगले हफ्ते तो रिजल्ट आना ही आना है। स्वाति तिवारी, आप बताएं, आपको समझ में आ रहा है? Sir. सर अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने साइड बुक खरीद रखी है? प्लीज, यस तो यस, नो तो नो, लिखिए जरा चैट बॉक्स में। अब अगली पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, time is plotted on x-axis. Time is plotted on x-axis and velocity is plotted on y-axis. Time is plotted on x-axis and velocity is plotted on y-axis. समझा रहे हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो उसमें टाइम, सर आवाज नहीं क्लियर है। होते हैं। अब शायद आवाज़ क्लियर हो रही होगी, ये नेटवर्क अच्छा हो Yes रहा है। sir. नेटवर्क का स्ट्रेंथ डाउन होता रहता है ना, ये डाउन हो गया, वैसे ही आवाज़ चली गई। तो ये देखिए इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं। पहला लिखिए, पहली कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं भी लिखता हूँ जिससे मुझे पता रहे आप लोग कितना टाइम आपका लगेगा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब ये है कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। देखिए जरा इसको ऐसे, ये अभी सिग्नल की स्ट्रेंथ डाउन है, जब अच्छी होगी तभी मैं भी बोलना शुरू करूँगा। ये देखिए वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब टाइम तो बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी तो वही रहेगी ना। मान लिया 40 किलोमीटर पर घंटा है तो 40 किलोमीटर पर घंटा ही रहेगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी अगर ध्यान से सुनिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप वहीं बगल में बैठ के नोट कर लिया करिए किसी डायरी में या किसी पेपर में, ये सब लिखे नहीं जाते। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको पैरेलल लाइन मिल रही है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये देखिए ये दो पॉइंट हैं, अब ज़्यादा क्लियर हुआ। ये दो पॉइंट हैं, डिस्टर्ब हो रहा है नेटवर्क का जिसलिए बार बार दिक्कतें आ रही हैं। सर वीडियो क्लियर नहीं तो है, वीडियो क्लियर नहीं है। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। अब कुछ क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ होगा, क्यों बच्चों? नो, यस सर, बोलिए। Yes, sir. हाँ ठीक है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आने का मतलब यही है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लीजिए t1 टाइम पर वो ए पोजीशन पे, t2 टाइम पे बी पोजीशन पे था, तो आपको ये पूछना है, बताना है ए और बी के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए और बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आपको क्या करना है, ए से परपेंडिकुलर डाउन कर देना है तो ये t1 मिलेगा, बी से परपेंडिकुलर डाउन करना है t2, या पॉइंट सी और डी। ये जो ज्योमेट्री बनती है ए बी सी डी, यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, क्या है ए बी सी डी ज्योमेट्री में, बताइए। स्क्वायर, बोलिए। स्क्वायर, इसका एरिया निकाल लीजिए। तो क्या एरिया होता है, साइड वॉइस नहीं आ रही। सर साइड इनटू साइड, सब लोग जरा माइक ऑफ करो, सब लोग माइक ऑफ करो, ऑफ करो। हाँ छवि पांडे आपका माइक ऑन दिखाई पड़ रहा है मुझे। हाँ अब हो गया। तो ये जो एरिया होगा रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो लेंथ साइड इनटू साइड या लेंथ इनटू विड्थ, यानी कुल कहने का एक मतलब है कि जो भी नीचे ज्योमेट्री बनती है उसका एरिया निकाल लीजिए, वो डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने यहाँ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माना ए बी सी डी, तो एरिया क्या होगा ए डी इंटू डी सी। ए डी मतलब क्या, ये वेलोसिटी, डी सी माइनस t1 यानी वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पता चली कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। सर वॉइस क्लियर नहीं है, द एरिया वॉइस क्लियर नहीं है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग बंद करिए, मैं मान रहा हूँ कि जैसे ही इधर शुरू होता है ना, चलिए हाँ अब वॉइस क्लियर आएगी। तो इसमें यही है, बस 2 मिनट और है, मैं क्लास लीव करने जा रहा हूँ। तो लिखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है किसी भी 2 पॉइंट में, किसी भी 2 पॉइंट, जैसे मैंने ए बी को दिखाया, वो एरिया जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आगे नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। और
आज कोई पीडीएफ नहीं जाएगा, कोई वीडियो नहीं जाएगा, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देंगे। आप लोग अपना नोट्स कंप्लीट करिए, फिर आपसे ट्यूसडे से वेट होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.